15 अगस्त 1947 मिडनाइट का वो हिस्टोरिक मोमेंट आ चुका था। ब्रिटिश फ्लैग नीचे उतर चुका था, ट्राई कलर हवा में लहरा रहा था। वैसे आगे की बात शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लें। देश ऑफिशियली इंडिपेंडेंट था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इमोशनल और पेनफुल दोनों थी। पार्टीशन हो चुका था, रेफ्यूजी ट्रेन्स आ रही थी, बॉर्डर पर वायलेंस जारी था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रेशर में था, और इसी नए अनस्टेबल इंडिया में अब सबसे बड़ा सवाल था, देश को कौन और कैसे लीड करेगा। इंटरिम गवर्नमेंट से परमानेंट स्ट्रक्चर की तरफ ट्रांजिशन शुरू होता है। जवाहरलाल नेहरू नेचुरली प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे। इंटरनेशनल इमेज स्ट्रॉन्ग थी, कांग्रेस मेजॉरिटी सपोर्ट में थी, लेकिन इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में एक फर्क था, सुभाष चंद्र बोस अब ऑफिशियली पब्लिक लाइफ में वापस थे। पब्लिक रैलीज में उनकी पॉपुलैरिटी मैसिव थी। यूथ और एक्स INA सोल्जर्स ओपनली उनके सपोर्ट में थे। कांग्रेस लीडरशिप के सामने डायलेमा था, उन्हें इग्नोर करना पॉलिटिकली रिस्की था, लेकिन फुल कंट्रोल देना इक्वली रिस्की। नेताजी तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी क्लियर था, इंडियन आर्मी को मॉडर्न बनाना, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, डिफेंस प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पर शुरू करना। उन्होंने साफ कहा, पॉलिटिकल फ्रीडम तभी मीनिंगफुल है जब मिलिट्री सेल्फ रिलायंस हो। बजट एलोकेशन में डिफेंस शेयर नोटिसेबली बढ़ाया जाता है। कुछ लीडर्स अनकंफर्टेबल थे, लेकिन 1947 से 48 की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन उनके आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बना देती है। नेताजी सिर्फ मिलिट्री लीडर नहीं थे, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग माइंडसेट रखते थे। उन्होंने पुश किया हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, जवाहरलाल नेहरू भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्टर थे, लेकिन डिफरेंस अप्रोच में था। नेहरू ग्रेजुअल सोशलिस्ट प्लानिंग चाहते थे, नेताजी फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन चाहते थे। कैबिनेट मीटिंग्स इंटेंस होने लगी हैं। अब सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश आता है। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। USA और सोवियत यूनियन दोनों नए इंडिया को अपनी साइड लाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी प्रपोज करते हैं, हम किसी ब्लॉक में फॉर्मली शामिल नहीं होंगे। नेताजी अग्री तो करते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रल वीकनेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स प्रैक्टिकल होने चाहिए। उन्होंने USSR से डिफेंस टेक्नोलॉजी टॉक्स इनिशिएट करने का सुझाव दिया, साथ ही यूरोप से इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी। रिजल्ट, इंडिया अर्ली स्टेज पर ही डिफेंस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देता है। सिस्टम स्मूथली नहीं चल रहा था। कुछ कांग्रेस लीडर्स विस्पर करते हैं, क्या नेताजी शैडो पावर बन रहे हैं? मीडिया डिबेट्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन पॉजिटिव था। बॉर्डर सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही थी, मिलिट्री मोराल हाई था। 1948 से 49 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग प्रोसेस चल रहा था। नेताजी सजेशन देते हैं, इमरजेंसी पावर्स क्लियरली डिफाइंड हो, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज स्ट्रॉन्ग हो, प्रेसिडेंट रोल सिंबॉलिक से थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो। जवाहरलाल नेहरू और बाकी ड्राफ्टिंग मेंबर्स डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स पर फोकस रखते हैं। लॉन्ग डिबेट के बाद फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड फॉर्म में आता है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इंटैक्ट, लेकिन डिफेंस एंड इमरजेंसी क्लॉजेस स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन रियल टाइमलाइन। रिपब्लिक डे आता है, इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक बनता है, लेकिन ये इंडिया थोड़ा डिफरेंट है। डिफेंस सेक्टर अर्ली स्टेज पर एडवांस्ड, बॉर्डर रोड्स फास्टर डेवलप, मिलिट्री ट्रेनिंग अपग्रेडेड, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक मोड में, पब्लिक डिसिप्लिन कैंपेन्स भी शुरू होते हैं, नेशन फर्स्ट स्लोगन्स पॉपुलर हो जाते हैं। सरफेस पर सिस्टम स्टेबल दिखता है, लेकिन अंदर आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी की डीप रूट्स चाहते हैं, नेताजी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस दोहराते रहते हैं। दोनों ओपनली क्लैश नहीं करते, लेकिन पॉलिसी लेवल पर डिफरेंस क्लियर है। और फिर 1962 का साल करीब आने लगता है। चाइना बॉर्डर सिचुएशन टेंस हो रही है। यहीं से ऑल्टरनेट टाइमलाइन का अगला बड़ा टेस्ट शुरू होगा। क्या नेताजी की मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी इंडिया को ह्यूमिलिएशन से बचा पाएगी, या इंटरनल पावर स्ट्रगल सिस्टम को कमजोर कर देगा? 1950 के दशक, इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक बन चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, डेमोक्रेसी चल रही थी, इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में एक फर्क साफ दिखने लगा था। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस रियल हिस्ट्री से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1947 से ही क्लियर कर दिया था, बॉर्डर सिर्फ लाइन
लाइन नहीं होती, वो नेशन की डिग्निटी होती है। 1959 के बाद से इंडिया चाइना बॉर्डर इशू सीरियस होने लगा। तिब्बत सिचुएशन बदल चुकी थी, पेट्रोल क्लैशेस रिपोर्ट होने लगे। रियल हिस्ट्री में इंडिया अंडर प्रिपेयर्ड था, लेकिन यहाँ सिनारियो थोड़ा अलग है। नेताजी के इंसिस्टेंस पर हिमालयन बॉर्डर रोड्स पहले ही डेवलप हो चुके थे, फॉरवर्ड पोस्ट्स वेल सप्लाइड थी, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी थी, डिफेंस इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज किया गया था। कैबिनेट में डिबेट हुआ, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन कंटिन्यू करें या डिफेंस रेडीनेस विजिबली इंक्रीज करें। जवाहरलाल नेहरू डिप्लोमेसी प्रेफर करते थे, नेताजी कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ डिफेंस रीइंफोर्समेंट पुश करते रहे। चाइना लिमिटेड बट कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करता है, लेकिन इस बार इंडियन रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट है। इनिशियल शॉक के बाद पैनिक नहीं होता, सप्लाई लाइंस इंटैक्ट हैं, आर्टिलरी पोजीशनिंग बेहतर है, एयर सपोर्ट लिमिटेड लेकिन इफेक्टिव यूज होती है। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में टफ बैटल होती है, कैजुअलिटीज दोनों तरफ होती हैं, लेकिन बिगेस्ट डिफरेंस ये था, इंडियन ट्रूप्स रिट्रीट नहीं करते, होल्ड करते हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक पीक्स लॉस्ट होते हैं, लेकिन कंप्लीट कोलैप्स नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया शॉक्ड था, इंडिया फाइटिंग बैक स्ट्रांगली, वॉर शॉर्ट लेकिन इंटेंस रहता है। इवेंचुअली सीज फायर होता है, रिजल्ट क्लियर विक्ट्री नहीं लेकिन ह्यूमिलिएशन भी नहीं। इंडिया इंटरनेशनली वीक स्टेट के रूप में लेबल नहीं होता, ये नेताजी के डिफेंस फर्स्ट मॉडल का बिगेस्ट वैलिडेशन बन जाता है। कैबिनेट में उनकी क्रेडिबिलिटी स्काई हाई हो जाती है। वॉर के बाद नेताजी इमरजेंसी मॉडर्नाइजेशन प्लान लॉन्च करते हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम फास्ट ट्रैक, मिसाइल रिसर्च अर्ली स्टेज पर शुरू, डिफेंस यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश, कंपल्सरी शॉर्ट टर्म नेशनल सर्विस प्रपोजल डिस्कस। कुछ लोग इसे मिलिटराइजेशन कहते हैं, लेकिन पब्लिक मूड पेट्रियोटिक है। 1962 की ह्यूमिलिएशन नहीं हुई थी, लेकिन थ्रेट क्लियर था। नेताजी स्पीच देते हैं, पीस विश से नहीं प्रिपरेशन से आती है। यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों इंडिया को क्लोजर पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइनमेंट मेंटेन करना चाहते हैं। नेताजी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स साइन करने के फेवर में है। फाइनल पॉलिसी हाइब्रिड बनती है, ऑफिशियली नॉन अलाइंड, प्रैक्टिकली मल्टी अलाइंड। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेस जल्दी पा लेता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पीड पकड़ती है। 1960 के दशक मिड तक दो पावर सेंटर्स सटली एग्जिस्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक सिविलियन लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक काउंसिल अंडर नेताजी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों ओपनली कोऑपरेट कर रहे हैं। पब्लिक परसेप्शन ये बनता है कि इंडिया बैलेंस्ड लीडरशिप मॉडल पर चल रहा है। लेट 1960s, नेताजी उम्र दराज हो चुके हैं, हेल्थ स्टेबल है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ इंटेंस रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है, उनके बाद क्या स्ट्रॉन्ग डिफेंस फर्स्ट आइडियोलॉजी कंटिन्यू रहेगी या डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म डोमिनेट करेगा? देश अब इकोनॉमिकली स्टेबल है, मिलिट्री रिस्पेक्टेबल है, इंडस्ट्रियल बेस ग्रोइंग है, लेकिन लीडरशिप वैक्यूम फ्यूचर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। 1969 नेताजी नेशन को एड्रेस करते हैं, हमने आजादी पाई, हमने सम्मान बचाया, अब अगली पीढ़ी का कर्तव्य है कि शक्ति और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखे। स्पीच इमोशनल था, उनकी लेगेसी क्लियर थी, इंडिया ह्यूमिलिएशन से बचा, डिफेंस कल्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अर्ली शुरू हुई, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन डिसाइड करेगी, डिसिप्लिन डोमिनेंट रहेगा या प्योर डेमोक्रेसी। यहीं से कहानी एंटर करती है मॉडर्न एरा में। 1969 के बाद सुभाष चंद्र बोस एक्टिव पॉलिटिक्स से धीरे धीरे पीछे हट चुके थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस सिस्टम के डीएनए में बस चुका था। डिफेंस रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके थे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग काउंसिल परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुका था। अब सवाल था, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या सिस्टम नॉर्मल पॉलिटिक्स में डाइल्यूट हो जाएगा? साउथ एशिया में टेंशन फिर बढ़ता है, रेफ्यूजी क्राइसिस, बॉर्डर क्लैशेस, रीजनल इंस्टेबिलिटी। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में 1971 का कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट और डिसाइसिव रहता है। इंडियन मिलिट्री ऑलरेडी मॉडर्नाइज थी, कमांड स्ट्रक्चर क्लियर था, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट है, वॉर जल्दी खत्म होता है, इंटरनेशनल इमेज स्ट्रांग होती है। इंडिया सिर्फ रीजनल पावर नहीं, इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में दिखने लगता है। रियल हिस्ट्री में न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ, लेकिन यहाँ डिफेंस फर्स्ट माइंडसेट के कारण न्यूक्लियर रिसर्च 1960 के दशक में ही प्रायोरिटी बन चुका था। 1972 में
इंटरनल डिबेट होती है। क्या इंडिया ओपनली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिक्लेयर करे? पॉलिटिकल लीडरशिप कॉशियस थी, इंटरनेशनल सैंक्शंस का डर था, लेकिन स्ट्रेटेजिक काउंसिल क्लियर था। 2020 के दशक 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं आजादी को, लेकिन इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में एक फर्क साफ दिखता है। इंडिया ने शुरुआत से ही खुद को सॉफ्ट स्टेट नहीं बनने दिया। सुभाष चंद्र बोस भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस में एम्बेड हो चुका है। अब सवाल है, क्या ये भारत सच में सुपर पावर बन चुका है? 2020 तक इस टाइमलाइन का भारत वर्ल्ड्स टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में, स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर डिटरेंस, परमानेंट सीट इन ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर लेट 2000s में रिफॉर्म के दौरान मिला। इंटरनेशनल समिट्स में इंडिया एजेंडा सेटर की तरह बिहेव करता है, एजेंडा फॉलोअर की तरह नहीं। फॉरेन पॉलिसी बैलेंस्ड है, यूएसए से टेक पार्टनरशिप, रशिया से डिफेंस कोलैबोरेशन, यूरोप से ट्रेड, इंडो पैसिफिक में स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस, नॉन अलाइनमेंट इवॉल्व होकर मल्टी अलाइनमेंट बन चुका है, न्यूट्रल नहीं इंडिपेंडेंट। अर्ली इंडस्ट्रियल पुश और 1980 के रिफॉर्म्स के कारण सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स 2005 में ही स्टैब्लिश हो चुके थे। इंडिजिनस फाइटर जेट्स मैच्योर स्टेज पर, स्पेस मिशंस एग्रेसिव टाइमलाइन पर, इंडिया मून मिशन और मार्स मिशन रियल टाइमलाइन से पहले कंप्लीट कर चुका है। प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल कंपटीशन में है। आईटी सेक्टर सिर्फ आउटसोर्सिंग तक लिमिटेड नहीं, ओरिजिनल प्रोडक्ट इनोवेशन में भी स्ट्रॉन्ग है। 1962 ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ था। बॉर्डर अर्ली डेकेड्स में स्टेबल डिफेंस पोस्चर से सिक्योर हो गया था। 2002 में इंडिया और चाइना राइवलरी में है, लेकिन साइकोलॉजिकल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पैरिटी क्लोज है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पैरेलल चल रही है, डायलॉग इक्वल टर्म्स पर होता है। अब सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, क्या स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मॉडल ने डेमोक्रेसी को डैमेज किया? सरप्राइजिंगली नहीं, क्योंकि नेताजी ने इनिशियल ईयर्स में पावर डिफाइन की थी, अनचेक्ड नहीं छोड़ी थी। इमरजेंसी पावर्स लिमिटेड स्कोप में रहे, प्रेस फ्रीडम लार्जली इंटैक्ट रही, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि सिविल एक्टिविज्म थोड़ी कंट्रोल्ड रही, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि केओस कम रहा। इंडिया लाउड डेमोक्रेसी है, लेकिन वीक नहीं। इस ऑल्टरनेट इंडिया की यूथ डिफरेंट सोच रखती है। नेशनल सर्विस ऑप्शनल लेकिन पॉपुलर है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एस्पिरेशनल करियर है, पॉलिसी डिबेट में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कॉमन है, नेशन फर्स्ट सिर्फ स्लोगन नहीं कल्चरल डिफॉल्ट बन चुका है। अब इमेजिन करो, अगर नेताजी आज इस भारत को देखते, सिक्योर बॉर्डर्स, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, कॉन्फिडेंट फॉरेन पॉलिसी, बैलेंस्ड डेमोक्रेसी, तो क्या वो सेटिस्फाइड होते? शायद हाँ, लेकिन वो एक बात जरूर कहते, स्ट्रेंथ बनाए रखना इजी नहीं है, डिसिप्लिन लूज हुआ तो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो अगर 1945 में प्लेन क्रैश फेक होता, अगर नेताजी 1947 में वापस आते, अगर उन्होंने डिफेंस फर्स्ट फाउंडेशन रखी होती, तो इंडिया शायद 1962 ह्यूमिलिएशन अवॉइड करता, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अर्ली डेवलप करता, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जल्दी शुरू करता, ग्लोबल पावर स्टेटस जल्दी अचीव करता। लेकिन हर ऑल्टरनेट हिस्ट्री ट्रेड ऑफ्स के साथ आती है। स्ट्रॉन्गर स्टेट लेकिन स्लाइटली टाइटर सिस्टम, फास्टर ग्रोथ लेकिन हायर स्ट्रेटेजिक प्रेशर। हिस्ट्री परफेक्ट नहीं होती, लेकिन चॉइसेस डायरेक्शन तय करती हैं। 1947 में अगर लीडरशिप इक्वेशन अलग होती, तो 2020 का भारत भी अलग होता। कभी कभी इतिहास में एक इंसान की मौजूदगी सिर्फ घटनाएं नहीं बदलती, वो पूरी सदी की दिशा बदल देती है। जय हिंद।